अक्सर कहा जाता है कि इतिहास विजेता लिखते हैं और विजेताओं में सबसे बड़ा नाम किसका आता है? सिकंदर महान का। वो सिकंदर जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। लेकिन क्या हो अगर उसकी सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत असल में उसकी सबसे बड़ी हार थी। आज हम सिकंदर और भारत के राजा पोरस के बीच हुई उस मशहूर लड़ाई की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को भी वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हम सब ने स्कूलों में यही कहानी सुनी है ना? कि सिकंदर ने पोरस को हरा तो दिया, लेकिन उसकी बहादुरी से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसे उसका पूरा राज्य वापस लौटा दिया। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, बहुत महान बात लगती है, पर क्या सच में ऐसा ही हुआ था? और यहीं पर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ लगने लगती है। मतलब सोचिए जरा, एक विजेता जो हजारों मील का सफर तय करके सिर्फ जीतने के लिए आया हो, वो भला जीती हुए जमीन वापस क्यों करेगा? ये बात कुछ हजम नहीं होती। बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी पर एक नजर डालते हैं जो हमें हमेशा से बताई जाती रही है। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की सेना, जो पर्शिया जैसे बड़े बड़े साम्राज्य को रोनती हुई आ रही थी, अब हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और झेलम नदी के किनारे उनका सामना हुआ राजा पोरस से। मुकाबला जबरदस्त था। एक तरफ थी सिकंदर की सेना, जिसने कभी हार देखी ही नहीं थी, तो दूसरी तरफ थी पोरस की सेना, जिसके पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जो यूनानियों ने पहले कभी नहीं झेला था। 200 विशालकाय जंगी हाथी। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, समझिए कि ये उस जमाने के जीते जागते टैंक थे जो किसी भी सेना को कुचलने का दम रखते थे। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एक यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा है। उसने लिखा कि इस एक लड़ाई ने मैसेडोनियन सैनिकों का सारा हौसला, सारा दमखम निचोड़ लिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक तरफा जीत थी, तो फिर जीतने वालों का हौसला कैसे टूट गया? तो हमारा पहला सुराग है वो अजीबोगरीब इनाम जो हारने के बाद पोरस को मिला। और सच कहूं तो यहीं से पूरी कहानी का धागा उधड़ने लगता है। आमतौर पर एक विजेता क्या करता है? वो इलाके पर कब्जा करता है, खजाना लूटता है और हारे हुए राजा को गुलाम बना लेता है। लेकिन सिकंदर ने क्या किया? उसने पोरस को और ज्यादा जमीन दी, उसे और सोना दिया और उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। अब ये किसी विजेता का बर्ताव तो नहीं लगता, ये तो किसी ऐसे का बर्ताव है जो किसी भी तरह एक समझौता करना चाहता हो। और ये कोई छोटा मोटा इनाम भी नहीं था। पोरस को सिर्फ अपना राज्य वापस नहीं मिला, बल्कि उसका राज्य पहले से लगभग 2 गुना बड़ा हो गया। उसे हजारों नए गांव और शहर मिले। क्या इतिहास में कभी किसी हारे हुए राजा को ऐसा तोहफा मिला है? यह सोचने वाली बात है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सुराग पर, और वो है सिकंदर की अपनी ही सेना की बगावत। ये वो पल था जब दुनिया जीतने का सिकंदर का सपना हमेशा के लिए टूट गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। झेलम की लड़ाई होती है और उसके फौरन बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देती है। कारण क्या बताया गया? कि सैनिकों को घर की याद आ रही थी। कमाल है, वही सेना जो 10 साल से अपने घर से दूर लड़ रही थी, उसे जीत के इतने करीब आके अचानक घर की याद सताने लगी। या फिर असली वजह कुछ और थी, जैसे कि भारत में आगे इंतजार कर रही 6000 हाथियों की एक और विशाल सेना का डर। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि असली डर क्या था। पोरस के सिर्फ 200 हाथियों ने सिकंदर की सेना की ये हालत कर दी थी। तब सोचिए, आगे उन्हें 6000 हाथियों का सामना करना था। ये घर की याद नहीं थी, ये तो मौत का खौफ था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। 20वीं सदी के सबसे महान मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट में से एक मार्शल ज़ुकोव, उन्होंने कहा था कि भारत में सिकंदर को जो झटका लगा, वो शायद नेपोलियन को रूस में लगे झटके से भी बड़ा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। और अब सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला सुराग, वो सुराग जो लिखा ही नहीं गया। क्योंकि कभी-कभी इतिहास की खामोशी ही सबसे बड़ा सबूत होती है। सोचकर देखिए, उस दौर के किसी भी भारतीय ग्रंथ में, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो या हिंदू, सिकंदर नाम के किसी भी आक्रमणकारी का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। कोई विदेशी विजेता नहीं, कोई महान लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। अगर दुनिया के सबसे बड़े विजेता ने भारत में आकर इतनी बड़ी जीत हासिल की होती, तो क्या भारतीय इतिहासकार उसके बारे में एक लफ्ज तक नहीं लिखते? बड़ा अजीब है। तो फिर ये कहानी हमें सुनाई किसने? ये कहानी सुनाई उन्हीं यूनानी इतिहासकारों ने जो सिकंदर की पेरोल पर काम करते थे।
और मजे की बात तो ये है कि एक और यूनानी लेखक स्ट्रेबो खुद उन्हें झूठों का झुंड कहता था, जिनका काम ही अपने राजा की तारीफों के पुल बांधना था। तो क्या ऐसे लोगों की बात पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? तो अगर आधिकारिक कहानी सच नहीं है तो फिर सच क्या है? चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि उस दिन झेलम के किनारे असल में क्या हुआ होगा। एक दूसरी थियरी ये कहती है कि लड़ाई असल में बराबरी पर छूटी, एक खूनी स्टेलमेट थी। सिकंदर को यह एहसास हो गया कि वो पोरस को शायद हरा दे, लेकिन इस कोशिश में उसकी अपनी सेना भी तबाह हो जाएगी। इसलिए उसने एक समझौता किया, एक पीस ट्रीटी। पोरस को और जमीन दी गई ताकि सिकंदर अपनी बची कुची सेना के साथ इज्जत से वापस जा सके, और दुनिया के सामने अपनी लाज बचाने के लिए एक महान जीत की कहानी गढ़ दी गई। और आखिर में नतीजा देखिए क्या हुआ। तथाकथित हारा हुआ राजा पोरस अपने शक्तिशाली साम्राज्य पर शान से राज करता रहा, और विजेता सिकंदर एक खौफनाक रेगिस्तान से होते हुए शर्मनाक वापसी करने पर मजबूर हुआ, जिसमें उसकी आधी से ज्यादा सेना मारी गई, और कुछ ही महीनों बाद सिकंदर की भी मौत हो गई। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पोरस ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती थी, उसने शायद पूरे भारत को बचाया था। उसके इस प्रतिरोध ने यह पक्का कर दिया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अगले 1000 साल तक कोई बाहरी असर न पड़े। यह सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता की जीत थी। एक बहुत मशहूर कहावत है कि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, पर पोरस और सिकंदर की ये कहानी हमें शायद कुछ और सिखाती है। ये सिखाती है कि कभी-कभी असली विजेता वो होता है जो कुछ नहीं लिखता, जो बस खामोश रहता है, ये जानते हुए कि उसकी धरती और उसके लोग महफूज हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास की ऐसी और कितनी कहानियां हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं, जबकि वो सिर्फ विजेताओं का प्रोपेगेंडा थी।